Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will learn how to solve a 2 marker, 4 marker, 6 marker and 8 marker question in your O levels or IGCSE economics exam. Okay. So I'm gonna write many questions and I'm gonna keep telling you formats of it. Okay. So question number one. Question number one is define. Question number one is define production possibility curve. Okay. So this question is define production possibility curve, 2 marks. Okay, so always remember this is question number one, part A. Question is define production possibility curve. देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन का है, तो सिंपल सिंपल फॉर्मेट ये है कि आपको 2 मार्क्स डेफिनेशन के मिल जाएंगे। ऐसा ही है, तो मुझे पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows combination, different combination of how many goods? Two goods that an economy can produce with its given resources. सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से बना सकती है, बना नहीं रही। तो मैं इधर लिखूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows different combination, production possibility curve shows different combination, different combinations of outputs of two goods, of outputs of two goods that an economy can produce, that an economy can produce with its given resources. Sir, what is production possibility curve? Production possibility curve shows combination of two goods that an economy can produce with its given resources. Okay. तो बेटा ये वाला जो ए पार्ट था ना, ये तो सिर्फ डिफाइन का था, तो आपको पूरे के पूरे डेफिनेशन के 2 मार्क मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन पीईडी एंड मेंशन इट्स फॉर्मूला। डिफाइन पीईडी एंड मेंशन इट्स फॉर्मूला। ओके, अब इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्या है? इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्या है? यू गेट 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन एंड 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला। सर अब आपको 1 मार्क कैसे मिलेगा? 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर द डेफिनेशन और 1 मार्क किसका मिलेगा? 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला। सर अगर क्वेश्चन होता डिफाइन पीईडी, अगर क्वेश्चन होता सिर्फ होता डिफाइन पीईडी 2 मार्क्स, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बेटा फॉर्मूले का नंबर नहीं था। जब उसने बोला है फॉर्मूला दो तो फॉर्मूले का मार्क है, ठीक है, जब उसने बोला है फॉर्मूला दो तो फॉर्मूले का मार्क है, वरना मार्क नहीं है। तो सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इधर लिखूं मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand measures responsiveness, price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded, of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price, due to percentage change in price। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, एंड द फॉर्मूला इज
फॉर्मूला क्या है भाई? एंड द फॉर्मूला इज PED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। सर ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर द फॉर्मूला। अब आप याद रखिएगा, अभी तो हमने शॉर्ट टर्म यूज करी है, शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज यूज करी है पेपर में, इट्स नॉट अलाउड। ये परसेंटेज आपको अल्फाबेटिकली लिखना है। ये ट्राइंगल है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये QD नहीं, क्वांटिटी डिमांड लिखना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ओके। मई जून 2024, मई जून 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है, मुझे याद है, मैं वो लिख रहा हूं। मई जून 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ फ्री गुड्स, ठीक है। मई जून 2024 लेटेस्ट एग्जाम है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ फ्री गुड्स। तो यार आइडेंटिफाई का मतलब है सिर्फ नाम लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ नाम लिखने हैं। तो फ्री गुड वो गुड होता था जिसकी कोई प्राइस नहीं है ना, जो फ्री में मिलेगा। तो सनलाइट लिख दूं, सनलाइट एंड एयर। तो सिंपली आपको नंबर मिल गए दो, किसके? आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। तो 2 मार्क का सवाल अगर डेफिनेशन का आता है तो सिंपल डेफिनेशन दो, फॉर्मूला मांगे तो फॉर्मूला दो, एग्जाम्पल मांगे तो एग्जाम्पल दो। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर 2 मार्क का सवाल प्योर डेफिनेशन आता है तो सिंपली 2 मार्क्स फॉर दी डायग्राम। अगर सवाल आता है डिफाइन PED, इसका फॉर्मूला बताओ, तो 1 मार्क फॉर डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर इट्स फॉर्मूला। सवाल आ रहा है आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ फ्री गुड्स, तो आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क, सनलाइट का 1 मार्क, एयर का। अब एक क्वेश्चन है, if I am correct, so this question was of 2018। so question was define opportunity cost, 2 मार्क्स। तो अगर मैं इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूं ना, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक तो 2 मार्क अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करने के मिल जाएंगे। तो मुझे कोई बच्चा चैट बॉक्स पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख के बताएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या डेफिनेशन देते हैं आप लोग? आप लोग क्या डेफिनेशन देते? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, आप लोग ये डेफिनेशन लिखते हैं। इस डेफिनेशन का सिर्फ 1 मार्क है। कितना मार्क है? सिर्फ 1 मार्क। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, इस डेफिनेशन का सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क है। सर 1 मार्क क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर आपको की टर्म्स की मार्क्स देता है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैं वो लिख रहा हूं, आप देखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रियल कॉस्ट, opportunity cost is the real cost of choosing one thing, opportunity cost is the real cost of choosing one thing and not another, one thing and not another, that is next best alternative foregone। बेटा अब जैसे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इसकी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होगी तो ही आपको 2 on 2 मिलेंगे, वरना आपको 1 मार्क मिलेगा। क्योंकि जिस बच्चे ने ये डेफिनेशन लिखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, This is a this is an incomplete definition. You will only score 1 mark for this definition. Okay? तो मैंने डिफरेंट पार्ट ए करा दी हैं, अब मैं पार्ट बी की तरफ जा रहा हूँ कि पार्ट बी किस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, आई होप पार्ट ए में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी, एनालाइज यूजिंग एग्जाम्पल्स, एनालाइज यूजिंग एग्जाम्पल्स, explain the difference between fixed cost and वेरिएबल कॉस्ट, 4 मार्क्स। सर पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है कि आप यूज करो, आप बताओ कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल यूज करो।
तो 4 मार्क्स की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 2 मार्क्स फिक्स कॉस्ट के, 2 मार्क्स वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अंदर 1 मार्क डिफाइन करने का और 1 मार्क एग्जाम्पल देने का। तो 1 मार्क फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, 1 मार्क फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल, फिर 1 मार्क वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन, फिर 1 मार्क वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल। तो आपको समझ आई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सर फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, एग्जाम्पल है रेंट सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ चेंज होती है, यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, सिंपल। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल थी वेरिएबल की इलेक्ट्रिसिटी बिल और वेजेस। सो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट which does not changes. Fixed cost is a cost which does not changes with the level of एक्टिविटी। यहां तक कितने मार्क मिल गए बेटा? यहां तक 1 मार्क मिला। अब आप बताओ इसको कि एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है रेंट, और क्या एग्जाम्पल है? सैलरी। जब आपने एग्जाम्पल लिखी तो आपको 2 मार्क पूरे मिल गए। अब आप बताओ जरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो आपने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस with the level of activity। सर व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, हमें तो एक एग्जाम्पल लिखनी है लेकिन मैं दोनों लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस। ठीक है, समझ आया आपको इस सवाल का पैटर्न? सर अब एक और सवाल, अब जो लेटेस्ट पास पेपर में सवाल आया ना, अब वो लिखता हूँ, उसका भी समझा देता हूँ। सवाल आया है, एनालाइज टू key differences between commercial एंड सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई 4 मार्क के अंदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? 4 मार्क के अंदर क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के दरमियान डिफरेंस बताओ। कितने? 2। तो इसका मतलब है 4 मार्क है, इसमें से दो दो हमें दो डिफरेंस बताने हैं। तो 2 मार्क, 2 पॉइंट्स बताने ना बेसिकली, और 1 पॉइंट के 2 नंबर हो गए। तो 2 पॉइंट के कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए, ऐसा ही है। 2 पॉइंट के 2 मार्क है, तो 1 पॉइंट के 2 मार्क है, तो 2 पॉइंट के 4 मार्क्स हो गए। तो अब हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सर कमर्शियल बैंक कस्टमर के साथ डील करती है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के साथ डील करती है, इसके 2 मार्क मिलेंगे। फिर आप बताओगे कमर्शियल बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है, सेंट्रल बैंक मुल्क का इंटरेस्ट रेट सेट करती है, फिर आपको 2 मार्क और मिलेंगे। ठीक है, समझ आया? तो 4 नंबर के सवाल में कितने पॉइंट्स है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। याद रखना कितने पॉइंट लिखने हैं? 2 पॉइंट। उसमें 1 मार्क नॉलेज का होगा और 1 मार्क एनालिसिस का होगा। एनालिसिस मतलब एक्सप्लेन करने का। सर 1 मार्क नॉलेज का होगा और 1 मार्क एनालिसिस का होगा। ठीक है, याद रखना। 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट लिखेंगे, 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एनालिसिस का, फिर 1 मार्क नॉलेज का, फिर 1 मार्क एनालिसिस का। ठीक है, ओके। सो व्हाट विल यू राइट? कमर्शियल बैंक डी इज अ कमर्शियल बैंक is a bank which deals with a commercial bank is a bank which deals with customers like providing loans। ठीक है, and central bank deals with central bank deals with commercial bank
as they are responsible as they are responsible as they are responsible for supervision of these banks। ठीक है, सही है। अब आप क्या बताओगे? अब एक और डिफरेंस बताओगे? कमर्शियल बैंक एक्ट्स कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यहां तक एक मार्क मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स लाइक लॉकर्स एंड यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, लॉकर प्रोवाइड करना और यूटिलिटी बिल्स, ये किसका काम है? कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक का क्या काम है? एंड सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक हेड ऑफ ऑल बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड इट डिसाइड्स it decides the interest rate and it decides the interest rate in the country। ठीक है, ओके। उसके अलावा क्या पार्ट भी हो सकता है? उसके अलावा एक और पार्ट भी हो सकता है कि एनालाइज टू रीजंस व्हाई a small firm always remains small, analyze two disadvantages of a large firm, analyze two reasons क्या कहते हैं, why a firm may grow, analyze two benefits। 4 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा टू टू का वर्ड आएगा। अब से टू का वर्ड आता है, पहले नहीं भी आता था। अगर सवाल में नहीं भी आता तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट लिखने हैं। जैसे मुझे जितना याद है, मई जून 2024 का एक लेटेस्ट पेपर था, उसके अंदर सवाल था एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मई जून 2024 का लेटेस्ट पास पेपर था, उसके क्वेश्चन के अंदर सवाल था कि एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो हमेशा 2 बताने होंगे, ठीक है, याद रखना। सही है, ओके। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सी पार्ट। ओके, सो योर क्वेश्चन इज एनालाइज using demand and supply diagram, explain the effect of imposition of explain the effect of imposition of indirect tax on market of सिगरेट्स। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 6 मार्क का। तो अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर 6 मार्क का क्वेश्चन डायग्राम वाला आता है, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन डायग्राम वाला आता है तो मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाने के कितने मार्क्स होंगे। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन डायग्राम वाला आता है तो डायग्राम बनाने के कितने मार्क्स है? देयर आर 4 मार्क्स टू ड्रॉ द डायग्राम एंड देयर आर 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सवाल कह रहा है डायग्राम बनाने के 4 मार्क हैं, 2 मार्क हैं एक्सप्लेनेशन के। सर डायग्राम क्या बनेगी? इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? डिमांड में चेंज आता है, सप्लाई में? डिमांड में चेंज आता है, सप्लाई में। इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? लेफ्टवर्ड। अब 4 मार्क्स डायग्राम के कैसे मिलेंगे? 1 मार्क होगा एक्सेस की लेबलिंग का। किसका? फर्स्ट मार्क आपको मिलेगा एक्सेस की लेबलिंग का। तो जिस बच्चे ने एक्सेस के ऊपर लिख दिया प्राइस ऑफ सिगरेट्स और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स। सर जिस बच्चे ने लिख दिया ऊपर प्राइस ऑफ सिगरेट्स, नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ सिगरेट, उसको 1 मार्क मिल गया।
सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जिस बच्चे ने डिमांड सप्लाई को करेक्टली बना दिया ना, उसको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो भाई 1 मार्क मिलेगा एक्सिस की लेबलिंग का, दूसरा मार्क मिलेगा कर्व की लेबलिंग का। अब बताओ, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो जिसने सही तरफ शिफ्ट कर दिया ना, जिसने सही तरफ शिफ्ट कर दिया उसको 3rd मार्क मिल जाएगा। क्या बोला? जिसने सही तरफ शिफ्ट कर दिया उसको 3rd मार्क मिल जाएगा। तो सप्लाई कर्व ने एस से S1 के ऊपर कौन सा शिफ्ट मारा है? लेफ्टवर्ड। तो जिसने सही तरफ शिफ्ट करा और एरो बनाया उसको तीसरा मार्क मिल जाएगा। अब बताएं, नया सप्लाई और पुराना डिमांड यहाँ पे इक्वल है, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। यहां से आ गई न्यू प्राइस, नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी। तो जिसने न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया उसको मिल जाएगा, उसको कौन सा मार्क मिल जाएगा? जिसने न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया, जिसने न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया उसको मिल जाएगा 4th मार्क। तो 1 मार्क फॉर लेबलिंग ऑफ एक्सिस, 2nd मार्क फॉर डिमांड सप्लाई, 3rd मार्क इज फॉर शिफ्टिंग द कर्व टू द करेक्ट पोजीशन, 4th मार्क इज फॉर न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी एंड न्यू इक्विलिब्रियम। तो 4 मार्क्स आपको डायग्राम के मिल गए। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ। मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ। सही है, स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप्स टू मेक एंड एक्सप्लेन डायग्राम, ठीक है। क्या क्या स्टेप हो सकता है भाई? सबसे पहले आप बताओगे ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी। उसके बाद आप बताओगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन कर्व बताओगे, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया है, उसका इफेक्ट बताओगे प्राइस के ऊपर, ठीक है। फिर उसका इफेक्ट बताओगे किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। सही है, पहले कर्व शिफ्ट होगा, फिर उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर, फिर क्वांटिटी के ऊपर, और फिर न्यू इक्विलिब्रियम बता दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताओगे? उसके बाद आप बताओगे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद क्या बताओगे? उसके बाद आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मई जून 2024 का क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फुटबॉल शर्ट्स ऑन डिमांड ऑफ, ऑन डिमांड ऑफ फुटबॉल शॉर्ट्स, ऑन डिमांड ऑफ फुटबॉल शॉर्ट्स एंड ऑन बास्केटबॉल शर्ट्स, एंड ऑन बास्केटबॉल शर्ट्स, ठीक है। 6 मार्क्स। एंड ऑन बास्केटबॉल शर्ट्स 6 मार्क, ठीक है। अब आप सुनिएगा मेरी बात। देखिए, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि 6 मार्क का सवाल डायग्राम वाला ही आएगा। अब ये सवाल आप पढ़ो, ये सवाल डायग्राम बगैर का है। अब 6 मार्क का सवाल है, आपको क्या बताना है कि अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इससे फुटबॉल शॉर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और बास्केटबॉल शर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन? अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इससे फुटबॉल शॉर्ट्स पे और बास्केटबॉल शर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मुझे एक बात बताओ, फुटबॉल शर्ट और फुटबॉल शॉर्ट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सब्स्टिट्यूट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और फुटबॉल शर्ट और बास्केटबॉल शर्ट सब्स्टिट्यूट्स है। तो अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो फुटबॉल शॉर्ट की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और अगर फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो बास्केटबॉल शर्ट की डिमांड कम होगी, जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है। तो अब मैं पूरा आंसर लिख के आपको समझाऊंगा कि इसने एक एक मार्क किस किस पॉइंट पे दिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट एन इंक्रीज इन, now I will write an increase in demand. Now I will write an increase in demand of football shirts. An increase in demand of football shirts will cause demand for, will cause demand for football shorts to rise. Will cause demand for football shorts to increase. To increase कर लो. To increase as it is a, as it is a
complementary good, as it is a complementary good which is demanded together, which is demanded together, which is demanded together at the same time. ठीक है, सही है। अब आप क्या बताओगे? मोर ओवर, अब आप क्या बताएंगे? मोर ओवर an increase in demand of, moreover an increase in demand of football shirts, moreover an increase in demand of football shirts, um, football shirts will cause, will cause a fall in demand for, will cause a fall in demand for, will cause a fall in demand for basketball shirts, will cause a fall in demand for basketball shirts, as it is a, as it is a substitute good, as it is a substitute good which is an alternative, which is an alternative that can be used in place of, that can be used in place of, that can be used in place of, that can be used in place of another good। अब सुनना मेरी बात। जब आपने लिखा कि फुटबॉल शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो एक, शॉर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो 1 मार्क। जब आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो दूसरा मार्क। जब आपने लिखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ है जो एक ही वक्त पर डिमांड करा जाता है तो आपको 3 मार्क मिले। सिमिलरली आपको 1 मार्क मिला जब आपने लिखा कि बास्केटबॉल शर्ट की डिमांड कम होगी क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है, तो दूसरा मार्क मिला। तीसरा मार्क मिला जब आपने सब्स्टिट्यूट को एक्सप्लेन करा। तो अब आप लोगों ने क्या परसेप्शन बनाई हुई होती है कि 6 मार्क का जैसे 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 पॉइंट है ना, वैसे आप लोगों ने परसेप्शन बनाई हुई है कि 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स होंगे। तो भाई 3 पॉइंट्स, 6 मार्क के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन वो सवाल को हम लोग देख के डिसाइड करेंगे। नाउ लेट्स सपोज सवाल आता है, सवाल आता है, नाउ दिस इज मई जून 2023, ये मई जून 2023 का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मैंने आपके सामने लगाया है, तो आओ चेक करते हैं, तो आपको एक एग्जांपल समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग देयर इनकम एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चाइनीज फर्म्स एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। 2 मार्क। अब अगर मैं आपसे इस सवाल की मार्किंग स्कीम पूछूं तो इस सवाल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? 1 मार्क मिलेगा हाउस होल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, 1 मार्क मिलेगा चाइनीज फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सिंपल, 2 मार्क को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई टॉप स्पोर्ट्स पीपल हैव हाई 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 अर्निंग। तो बेटा अगर इसने नहीं भी बोला होता 2 रीजंस का, इसने अगर नहीं भी बोला होता 2 रीजंस का, तो मैंने तो आपको बताया भाई कि 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 रीजंस लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 रीजन बताओ स्पोर्ट्स पीपल की हाई अर्निंग क्यों होती है। इस 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको 2 रीजंस लिखने हैं, उसमें 1 मार्क नॉलेज का मिलेगा। आपने बता दिया स्पोर्ट्स पीपल की हाई अर्निंग इसलिए होती है क्योंकि उनका, क्योंकि इसकी स्पोर्ट्स पीपल की सप्लाई लिमिटेड है, तो 1 मार्क मिलेगा। फिर आप बताओगे सप्लाई लिमिटेड है तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस, शॉर्टेज होगी तो वेज बढ़ेगी, शॉर्टेज होगी तो वेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जब आपने लिखा ना कि लिमिटेड सप्लाई है इसलिए सप्लाई कम है, ये 1 मार्क है। जब आपने लिखा उससे शॉर्टेज होगी उससे वेज बढ़ेगी, तो ये आपको 2 मार्क मिल गए। इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब सी पार्ट पढ़ते हैं। एनालाइज द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट। 6 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया 6 मार्क का क्वेश्चन है। 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, तो आप कितने रीजन लिखेंगे आप? अब आप 3 रीजंस लिखेंगे कि टैरिफ के लगने, टैरिफ के रीजंस बताओ। 6 मार्क का सवाल है, 3 रीजन लिख देना। तो आप 3 रीजन बताओगे टैरिफ लगाने के। एक तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट करनी होगी, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना होगा। इसलिए जो है ना वो टैरिफ लगेगा। तो आप 3 पॉइंट्स को फिर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सही है, अब पार्ट डी की तरफ आता हूं। सही है, तो आई होप आपको पार्ट ए बी सी ये सब क्लियर होगा। अब पार्ट डी की तरफ आता हूं। ठीक है, पार्ट डी, डिस्कस
पार्ट डी, ओके रुको, पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी, डिस्कस वेदर और नॉट a large firm, discuss whether or not a large firm discuss whether or not a large firm will always discuss whether or not a large firm uh, will always be beneficial, whether or not discuss whether or not being a large firm will always be beneficial or not, ठीक है, will always be beneficial or not, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्या लार्ज फर्म हमेशा, लार्ज फर्म होना फायदेमंद है या नुकसानदेह है, सवाल ये कह रहा है, 8 मार्क का सवाल है। तो अब आप याद रखना, पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो याद रखना, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट है, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है, तो 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे, दो फेवर में दो अगेंस्ट होंगे, दो फेवर में होंगे दो अगेंस्ट होंगे, ठीक है। अब वैसे तो सवाल अगर मैं पढ़ूं तो सवाल डिस्कस कह रहा है, तो डिस्कस का मतलब होता है अपनी राय दो, अपना ओपिनियन दो। लेकिन जो लेटेस्ट वर्कशॉप हुई थी ना, उसमें एग्जामिनर ने बोल दिया है कि अब ओ लेवल और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स के अंदर कोई कंक्लूजन नहीं होती, आप सिर्फ दो फायदे दो नुकसान बता दो। तो अब आप क्या बताओगे, लार्ज फर्म के दो फायदे, लार्ज फर्म बनने के दो फायदे, और लार्ज फर्म के दो नुकसान बता दोगे, सही है। अब मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा सर, क्या हमें डायग्राम बनानी है, नहीं बनानी? बेटा मार्किंग स्कीम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि डायग्राम के एक्स्ट्रा मार्क है या डायग्राम बनाना जरूरी है। आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको 8 नंबर मिल सकते हैं, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो भी 8 नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, 8 नंबर के सवाल में जहां बनती है वहां डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को सपोर्ट देती है। डायग्राम एग्जामिनर को ये बताती है कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो आप, मेरा बच्चा हमेशा डायग्राम बनाएगा, मैं हर उस बच्चे को ये एडवाइस करूंगा कि डायग्राम लाजमी बनाओ, क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को सपोर्ट करती है। रिमेंबर, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ये कहीं पे भी मार्किंग स्कीम में नहीं लिखा, लेकिन मैंने जब उससे वर्कशॉप में पूछा था तो उसने बोला था डायग्राम गिव्स अ सपोर्ट टू योर आंसर, तो आपको डायग्राम वहां बनानी है जहां बन सकती हो। जैसे इस सवाल के अंदर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की डायग्राम, यानी कि एवरेज कॉस्ट के कम और बढ़ने की डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं ये आंसर शुरू करवा रहा हूं, देखना। याद रखना, जब आप आंसर शुरू करोगे तो आप सबसे पहले ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट करोगे। तो क्या करोगे भाई, a large firm will always benefit, a large क्या कहते हैं, a large firm will always be beneficial, a large firm will always be beneficial, a large firm will always be beneficial because a large firm will always be beneficial, एक large firm beneficial क्यों होगी, a large firm will always be beneficial because as it will be operating on a larger scale, because as it will be operating on a larger scale, so will get, so will get benefit of economies of scale, so will get benefit of economies of scale due to bulk purchasing, due to bulk purchasing, which is a fall in, which is a fall in per unit average cost, which is a fall in per unit average cost, as shown in diagram below, as shown in diagram, ठीक है।
तो मैंने इसको क्या बताया, मैंने इसको बताया लार्ज फर्म का पहला फायदा ये है कि वो बड़े पैमाने पे काम करेगी तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एवरेज कॉस्ट पे कम होने के फायदे मिलेंगे, ठीक है। अब इसको दूसरा फायदा बता दूंगा मैं फौरन से। अनदर एडवांटेज इज दैट अनदर एडवांटेज इज दैट देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ इंक्रीज सेल्स there will be higher chances of increased sales which will increase market share। सेल्स बढ़ती है तो आपको पता होगा मार्केट शेयर बढ़ता है, which will increase market share resulting in higher profits, ठीक है, resulting in higher profits for the firm, ठीक है। यहां तक मुझे 4 मार्क्स मिल गए। अब मैं साइड जब भी चेंज करूंगा ना तो मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, हाउएवर और नॉट। क्या यूज करूंगा, हाउएवर और नॉट। जब भी मैं साइड चेंज करूंगा तो मैं दो वर्ड यूज करूंगा, हाउएवर और नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा, हाउएवर बीइंग अ लार्ज फर्म, हाउएवर बीइंग अ लार्ज फर्म इज नॉट। मैंने क्या बोला, हाउएवर और नॉट का वर्ड यूज करेंगे। आप यही यूज करो, आप कर सकती हो लेकिन आप ये यूज करो, कोशिश करो इसी की। हाउएवर बीइंग अ लार्ज फर्म इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल as they will be as they will be operating on a larger scale, so can get disadvantage so can as they will be operating on a larger scale, so can get disadvantages of diseconomies of scale, so can get disadvantages of diseconomies of scale, which is increase in diseconomies of scale का क्या मतलब है, एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। तो क्या लिखूंगा, which is increase in per unit average cost as shown in डायग्राम बिलो। सही है। अच्छा, मैं इसमें लिखना भूल गया कि एवरेज कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पुअर कोऑर्डिनेशन होगी, तो आप वो भी जोड़ लेना, सही है। अच्छा, अब आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, लास्टली। क्या लिखोगे भाई, लास्टली। लास्टली लास्टली वन मोर डिसएडवांटेज, लास्टली वन मोर डिसएडवांटेज इज दैट, लास्टली वन मोर डिसएडवांटेज इज दैट लार्ज फर्म्स आर, लास्टली एक और डिसएडवांटेज क्या है कि लास्टली वन मोर डिसएडवांटेज इज दैट large firms are not flexible, which means they cannot adapt to changes in taste and pattern instantly, leading to leading to being able to sell leading to being able to sell in a mass market, leading to being able to sell only in mass market, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाएंगे, तो अब हम डायग्राम को लिंक कैसे करेंगे वो देखना। हम लोग डायग्राम को लिंक कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। हम डायग्राम को लिंक कैसे करेंगे बेटा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग दो एक्सेस बना देंगे। देखिए, सबसे पहले दो एक्सेस बनाएंगे हम लोग और लेबलिंग कर देंगे। देखिए इधर गौर करें,
सबसे पहले हम लोग एक्सेस बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेस बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे, ठीक है। ऊपर आ जाएगा कॉस्ट और नीचे आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है। ऊपर आ जाएगा कॉस्ट, नीचे आ जाएगा यूनिट्स। ये जो यू शेप्ड है ना, ये किसका कर्व है? ये जो यू शेप्ड मैंने बनाया है इसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट। तो आप देख सकते हो शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। ये जो यू शेप्ड है ये किसका कर्व है? ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। तो आप देख सकते हो शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब है शुरू में बिजनेस अचीव कर रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाद में एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब है बिजनेस अचीव कर रहा है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू एन 8 मार्क का क्वेश्चन। ओके, सो इस बात को कंक्लूड करते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर डिफाइन आएगा, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट है, 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है और 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। जहां जरूरी हो वहां डायग्राम को कनेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू जी।